अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। D8 सुमित में वज़ीर आज़म के लहजे में आज नाज़रीन फिर वही बेचारगी नजर आई जो हुकूमत के रोज़े अव्वल से थी और 2.5 साल बाद भी उसमें कमी नहीं आई है। वज़ीर आज़म ने कहा माजी के लिए गए कर्जों की वजह से मजीद कर्जे बढ़ गए, लेकिन एक खुशखबरी सुनाई कि हमने अपने 2.5 साल में 35,000 अरब कर्ज वापस किया। हालांकि नून लीग ने पहले 2.5 साल में कर्जा 20,000 अरब वापस किया था, लेकिन ये बताना शायद भूल गए कि इन 2.5 सालों में रिकॉर्ड कर्जा भी तो लिया। नवाज शरीफ ने 5 साल में 35 अरब डॉलर कर्ज लिया, लेकिन तब्दीली सरकार सिर्फ 2.5 साल में 22 अरब डॉलर का कर्जा ले चुकी है। यही रफ्तार रही नाज़रीन तो 5 साल में खान सरकार का लिया गया कर्जा 44 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। बहरहाल कर्जों की वापसी यकीनन काबिल सताइश है, लेकिन इससे पहले ये भी देखें कि ये कर्ज अपने वसाइल से पैदा करके दिया गया या नया कर्जा लेकर पुराना कर्जा चुकाया। पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर बेहतर हुआ, लेकिन ज़रई मुल्क की ज़रई पैदावार में इजाफे के बजाय मुसलसल कमी होती जा रही है। गंदम हो या सब्जियां, हर छोटी बड़ी चीज़ इम्पोर्ट हो रही है। मेगा प्रोजेक्ट्स के नाम पर पंजाब तो क्या वफाकी सतह पर भी कोई बड़ा इनकलाब नहीं है। पेट्रोल की कीमत अब भी आलमी मार्केट के लिहाज से ज़्यादा ही है। डॉलर कुछ कम हुआ है, लेकिन समरात आवाम तक नहीं पहुँचे। रमज़ान से पहले हुकूमत माफिया पर हाथ डालने की बात कर रही है, लेकिन फिर सरकार ने खुद ही यूटिलिटी स्टोर्स पर रेट्स बढ़ा दिए। तेल मजीद महंगा करके गोया अब आवाम का ही तेल निकाला जाएगा। हाल तो यह है कि वज़ीर आज़म जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं उसकी कीमत को और पर लग जाते हैं। IMF की हालिया रिपोर्ट महंगाई में कमी के हुकूमती दावों की नफी कर रही है, जिसमें कहा गया है कि इस साल मईशत की बहाली सुस्त रवि का शिकार ही रहेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी और महंगाई भी। लेकिन सितम यह है कि अब भी वज़ीर आज़म कौम को घबराने की इजाज़त देने को तैयार नहीं है। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन आपको। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज कराची के मसाइल से मुताल्लिक मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई है। अदालत ने रफाई प्लॉट्स पर कायम शुदा शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दिया है। कमिश्नर कराची को तमाम इलाकों में कार्रवाई का इख्तियार भी दे दिया है। शारह फैसल नर्सरी पर वाक़े नस्ला टावर के बिल्डर को नोटिस भी जारी कर दिया गया। अदालत ने बाग इब्ने कासिम से मुत्तसिल पार्क बहाल करने का हुक्म भी दिया है। किडनी हिल के अतराफ गैर कानूनी कच्ची आबादी, तजावुजात और गुलशन इकबाल लीमू गोट नाला से भी तजावुजात को फौरी ख़त्म करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नाज़रीन 9 माह में KCR मुकम्मल करने का हुक्म भी दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कराची तजावुजात केस में रिमार्क्स दिए हैं कि कमिश्नर कराची और DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी महज रबर स्टैंप है। कमिश्नर कराची की जानिब से डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट पेश करने पर अदालत ने शदीद गुस्से का इजहार किया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कमिश्नर कराची DG SBCA को मालूम नहीं है कि उनके खिलाफ कितने नैब रेफरेंसेस बनेंगे। हमारे लिए इतनी मुश्किलात हो रही हैं तो आम लोगों का क्या हाल होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि कमिश्नर को डिप्टी कमिश्नर्स के बजाय अपनी रिपोर्ट पेश करनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची से इस्तफसार किया कि बताएं हिल पार्क का क्या हुआ। कमिश्नर कराची ने जवाब दिया कुछ मकीनों ने नज़रसानी दरखास्तें दायर की हैं। मकीनों के वकील ने कहा कि हमें मुआवजा दें, 40 साल पहले घर खरीदे, नक्शे मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन्होंने घर खरीदे उन्हें सब मालूम था। मैं कहीं जगह लूँगा तो ज़रूर देखूँगा। अदालत ने हिल पार्क तजावुजात केस में मकीनों के फरीक बनने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। SBCA के नस्ला टावर से मुताल्लिक जवाब पर चीफ जस्टिस ने कहा कि SBCA वाले खुद मिले हुए हैं। ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर आला हाउस भी अलॉट कर देंगे। सबको मालूम है SBCA चला कौन रहा है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस SBCA और रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा पैसा आता है। आज की नाज़रीन अदालती कार्रवाई इंतहाई अहम तरीन, लेकिन अब जो दिखाने जा रही हूँ ना मैं आपको, इससे SBCA की हकीकत मज़ीद खुलकर सामने आ जानी है। कराची में गैर कानूनी तामीरात के धंधे में मुलव्वस शख्स ने समा को बताया कि गैर कानूनी तामीरात के लिए हर इलाका रेट अलग अलग है। सुनिए ज़रा इसकी बात। +1 की आप ऑफिशियल अप्रूवल लेने जाएंगे तो धक्के खा के थक जाएंगे। अनऑफिशियली आप 6 महीने के अंदर 4 फ्लोर डाल के बैठेंगे। पूरा एक डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व भी होता है एक तरीके से कि उनका भी अपना कट जा रहा हो। पर छत का हिसाब होता है, इसमें पर छत के हम पैसे चार्ज करते हैं। हमारा पूरा सिस्टम होता है कि डिपार्टमेंट को इतने पैसे देने हैं, पुलिस को इतने पैसे देने हैं, उसके बाद हमें पैसे बचे।
डीजी से लेके नीचे तक सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब कंसर्न जो वहाँ का डिपार्टमेंट होता है ना। शहर में हर जगह इस वक्त सिस्टम है, हर इलाके में मुख्तलिफ बंदा अपना सिस्टम लेके चला रहा है। इसमें करोड़ों रुपए मंथली वीकली मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट हो गया, पुलिस हो गई, पॉलिटिकल शख्सियात हो गई, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। मैंने एमपी ने बीच में खबरें आई थी, शोर शराबा हुआ था, वो सबसे ज़्यादा तामीरात उन्हीं के इलाकों में हो रही है। हर प्लॉट के ऊपर उनका अपना इतना कट टैक्स है जो उनको मिल जाता है, वो अब खामोश बैठे हैं। केमाड़ी, बिहारी, गुलिस्तान जौहर में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है करंट सिनारियो में। कराची एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी, वहाँ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, वहाँ चाइना कटिंग के और प्लॉट्स भी बने। चमकेट टाउन चले जाएंगे तो वहाँ आपसे 15 से 20 लाख रुपए, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए के पैकेज। गौर किया नाजरीन आपने कैसे कैसे इंकशाफात हुए हैं। अली हफीज़ मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अली, आपको खुशामदीद कहूँगी। 1 साल पहले अदालत ने गैर कानूनी तामीरात पर जफ़र एहसन साहब इनको हटाया था। नए डीजी के आने से क्या फ़र्क पड़ा? आज भी अदालत के वही रिमार्क्स हैं। अब क्या कमी आई है गैर कानूनी तामीरात में, या सिस्टम वही चल रहा है? देखिए, बिल्कुल कराची में इस वक्त भी जब हम आपसे कर रहे हैं तो गैर कानूनी तामीरात का जो काम है, सिलसिला है, वो अभी भी जारी है। अगर आप जो है वो निकल जाएं गुलिस्तान जौहर के अंदर, कोरंगी के अंदर, किमाड़ी के अंदर, लियारी के अंदर, यहाँ भी पर जो है गैर कानूनी तामीरात की जा रही है। पहले जो है सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग पे साबिक डीजी थे जफ़र एहसन, उनको जो है फारिग किया गया था। हुकूमत सिंध को, खासतौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को कहा गया था कि आप ये मामला देखें, लुक आफ्टर करें। तो सिंध जो है नॉन टेक्निकल डीजी जो है शमसुद्दीन सोमरो को यहाँ पर पोस्ट किया है। उनके आने के बाद हुआ तो ये है कि जो टाउन सिस्टम था एसबीसी का, वो ख़त्म करके जो है 60 डिस्ट्रिक्ट में जो है एसबीसी का जो है निज़ाम जो है वो तब्दील कर दिया गया। लेकिन इस वक्त भी जो है अब यहाँ पर गैर कानूनी तामीरात के लिए एक सिस्टम और पट्टा सिस्टम जो है वो मुतारिफ हुआ हुआ इस वक्त शहर के अंदर है। अगर आपको कहीं भी तामीरात करनी है 80 गज पे, 120 गज पे, 400 गज के प्लॉट पे, तो वो जो सिस्टम चला रहे हैं लोग, उनका जो है एसबीसी से भी जो है वो ऑन बोर्ड है, पुलिस से भी ऑन बोर्ड है, तमाम इलाकों में सिस्टम मौजूद है। एक हैवी अमाउंट जो है वो सिस्टम कलेक्ट करता है, और जो क्लिफ्टन के पुल पार एक शख्सियत बैठी हुई है जो लुक आफ्टर करती है इस सिस्टम को, गैर कानूनी तामीरात को। ना उनके मामलात में जो है डीजी एसबीसी कुछ कह सकते हैं, ना कोई और अफसर। ये सिस्टम चल रहा है 30 से 25 करोड़ रुपए जो है महीने के जो है कम अज़ कम, जो है मैं कम अज़ कम की बात कर रहा हूँ, ये जो है पैसे जो है स्पीड मनी जिसको कहा जाता है, ये मुंतकिल होते हैं सिस्टम को। सबसे अहम बात यह है कि अदालत उज़्मा जो है डीजी एसबीसी की से बात करते हैं और हुकाम से बात करते हैं, लेकिन अहम किरदार जो है इस तमाम मामलात के वो वज़ीर बल्दियात हैं नासिर हुसैन शाह। उनसे भी दरियाफ्त करना चाहिए कि आपने किस हवाले से जो है ये डीजी शमसुद्दीन सोमरो, जिनको कोई तजुर्बा नहीं है तामीरात के शोबे का, उनको इंजीनियर नहीं है, उनको कोई मालूमात नहीं है, उनको लाकर बिठा दिया है। जो फ़र्श शनास अफसर अगर कहीं भी दूसरे इदारे में भी हैं जिनको एसबीसी के मामलात का पता है, उनको क्यों नहीं पोस्ट किया जा रहा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और नक्शे की मंजूरी से लेके गैर कानूनी तामीरात से लेके तमाम मामलात जो है उस पर सवाल होना चाहिए वज़ीर बल्दियात नासिर शाह से, क्योंकि वजारत उनकी है। एसबीसी की शिकायत मुसलसल बढ़ती जा रही है। ये बात अदलिया ने जो कही है कि सुप्रीम को जो एसबीसी से पैसा हैवी अमाउंट जाता है और यहाँ से बड़ा पैसा बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिस्टम चल रहा है गैर कानूनी तामीरात का शहर के अंदर। हमने देखा कि महकमा बल्दियात ने पहले कई सिस्टम अली हफीज नहीं चल रहा, बल्कि पैसा चल रहा है और जबरदस्त तरीके से चल रहा है। और फिर जो अथॉरिटी बैठी हुई है, हाई अथॉरिटी, उनके पास वो नॉन टेक्निकल है। अब मुझे ये बताइए कि महकमा बल्दियात ने चंद अफसरान के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की थी ना, उसका क्या हुआ? बिल्कुल, रिपोर्ट भी तैयार हुई थी, आइडेंटिफाई भी किया था अफसरान के नामों को, उनको सस्पेंड भी किया गया और कहा गया था कि इनको जो है मुलाजमत से बर्खास्त किया जाएगा, एक मिसाल बनाया जाएगा ये कार्रवाई करके। लेकिन जो है अहम सियासी शख्सियात और जो सिस्टम के आलाकार बन जाते हैं, वो जो है अपनी मर्जी से एसबीसीए में जो है वो काम करते हैं। आपको किसी भी, आप चले जाएं इलाके के अंदर, ये बात अब एक अहम बात हो गई है कि मंशियात, एक ज़माने में मंशियात का कारोबार करने वाले जो है वो रातों रात अमीर हो जाते थे, लेकिन इस वक्त शहर में गैर कानूनी तामीरात तक जो काम करने वाले हैं वो जो है करोड़पति, अरबपति हो गए। अगर मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूं नाम के साथ, जो हमारे सोर्स भी हमें कंफर्म करते हैं कि नॉर्थ अहमदाबाद में एक लड़का जो है, पहले वो मोटरसाइकिल पे घूमता था 2 से 3 साल वर्ष पहले, अब जो है वो पराडो में V8 में घूम रहा है। उसने नॉर्थ अहमदाबाद के अंदर जो एसबीसी के सिस्टम से मिलकर जो है गैर कानूनी तामीरात की भरमार की, आज वो करोड़पति हो गया है और उसके खिलाफ ना कोई कार्रवाई हो रही है, ना जो एसबीसी के अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। ये सिलसिला शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर जो बर्बाद किया जा रहा है वो सबके सामने है।
जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया अली हफीज़, आप साथ मौजूद थे कि सूरत हाल जू की तो है, इसी वजह से फिर अदालत में भी जो है काफ़ी बरहमी का इजहार किया जा रहा है। बात क्योंकि मैंने आगाज़ किया है कराची से, तो फिर एक और मामला भी है जो कि जब रमज़ानुल मुबारक आना शुरू होते हैं तो तमाम शहरों में ही हम देखते हैं गदागर माफिया जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इनकी खेप आना शुरू हो जाती है। तो अहमद रहमान खान ने आज प्रोग्राम के लिए बड़ी खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है कि इस बार ये जो गदागर आ रहे हैं और किस तरह से अपने आप के ऊपर एक लिबादा डालकर मासूमियत का और अपने आप को चेंज करके फिर आवाम को दिखाते हैं क्या और किस तरह से मुस्तहिकीन का हक मारते हैं। खुसूसी रिपोर्ट है, देखिए। एक तरफ रमजानुल मुबारक की आमद पर मसाजिद साफ हो रही हैं, रंगो रोगन का काम जारी है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं तो रमजानुल मुबारक की आमद पर अलग ही अंदाज में तैयारियां कर रहे हैं। जी हाँ, न सिर्फ बड़ी तादाद में गदागर कराची आ गए हैं बल्कि नए नए अंदाज में भीख मांगने का मिशन भी जारी है। हमने कई दिनों तक शहर की सड़कों पर गदागरों का जायजा लिया तो बड़ी हैरानकुन सूरत हाल सामने नजर आई। इन्हीं में से एक गदागर अल्लाह के नाम पर भीख मांगने वाले रामचंद भी हैं। आप इस मजबूर शख्स को देखें जो बेचारा बैठ भी नहीं सकता, लेट लेट कर भीख मांग रहा है। गौर से देखते रहें क्योंकि अगला मंजर आपको हैरान कर देगा। ये देखें, ये साहब तो उठकर बैठ गए। बड़े आराम से सड़क पार कर रहे हैं और फिर अपनी चौकी पर लेट गए और फिर भीख मांगने में मसरूफ हो गए। ये जनाब अब पहुंचे हैं तारिक रोड पर लगे एक बर्गर के केबिन पर। शायद भूख लगी होगी, लेकिन इन्होंने तो जेब से 10 और 20 वाले नोटों की गड्डी निकालकर बर्गर वाले को दी है। ये दूर हटे तो हम बर्गर वाले के पास पहुँचे और पूछा ये मामला क्या है, तो उनकी कमाई सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। कितने वो लाया था तुम्हारे पास, गुच्छा जो लाया था पैसों का? 1000 रुपए। ये रोज लाता है तकरीबन? 1000 रुपए रोज लाता है? ज्यादा लाता है। नहीं यार, 1000 सुबह दे के गया, 1000 अभी दे के गया। तो वही तो हंस रहे थे। अभी आया, दोपहर में आया, अभी आ गया, चक्कर लगा गया। वही तो मैं कह रहा था 2-3 घंटे में तो 1000 रुपये ले आया है। और सुबह के इधर खड़े हैं आग के ऊपर, हमने घुमाया। पैर से माजूर ये शख्स आवाम को भरपूर अंदाज में चूना लगा रहा है। कमाई के बाद किसी बस में घर नहीं जाते साहब। जनाब ने रक्षा रोका और सवार हो गए। हमने उनका पीछा किया और उनसे पूछा कि जनाब क्या नाम है आपका? बाबा जी क्या नाम है आपका? ये हमारा रामचंद नाम है साहब। अल्लाह के नाम पर भीख मांगने वाले रामचंद से जब पूछा कि आप तो बैठ भी नहीं सकते थे, लेट कर भीख मांग रहे थे, तो जवाब भी सुन ले। अभी साहब ये बात है कि जैसे भीख मांगने को 2 पैसे मिल जाते हैं, बैठे बैठे भी मिल जाता है। अब हर कोई नसीब की बात है साहब। आज कितना कमाया? ये बताया ना कि भाई 1800-2000 रुपये कमा दिए हैं बस। रोज का किराया कितना है साहब? रोज मैं नहीं मांगता हूँ ना, आपको बता। जब भी जितनी दफा भी आते जाते हो? आते जाओ तो 200-300, 400, कभी 200 भी मांगते हैं रिक्शे वाले, और 150 भी दे देता हूँ। अब जनाब एक और अंदाज भी आपको दिखाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहने इस शख्स को भी देख लें जो लाइंस एरिया से गुजर रहा है। रुकी हुई गाड़ी या फिर सड़क किनारे खड़े अफराद के पास जाकर एक ही बात करता है। सर गाड़ी में बटवा भी घर फूला है। असल में ना तुरंत ही 2.5 नंबर जाना है, मैंने कोच का सर कुछ हेल्प कर सकते हो? नंबर दे दो, मैं इसी पैसे करा दूँगा आपको। मैं माशाल्लाह 70,000 तनख्वाह लेती हूँ। अच्छा ठीक है, अभी सांस भूल गया, मेरा पैसा चल चुका है। कई जगह से पैसे जमा करने के बाद अब ये घर से बाहर खड़ी एक खातून के पास पहुंचा और उनसे भी 50 रुपए ले लिए। हमने इन साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन साहब को कैमरा नजर आया और वो फौरन रवाना हो गए। ये कह रहा था मेरे पास पैसे नहीं है, 50 रुपए दे दो। क्या बोल रहा था, क्यों नहीं है पैसे? कह रहा था बटवा मेरा गिर गया है। आपने कितने पैसे दिए? 50 रुपए। इससे पकड़ के दिए हैं 50 रुपए। बंदा जो अभी रुका था सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहना हुआ, आपको क्या कह रहा था?
ये कह रहा था कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है कि मेरे को 150 की मेरी हेल्प कर दें। मेरी 70,000 रुपये सैलरी है, सिक्योरिटी गार्ड के अंदर मैं इंचार्ज हूँ। तो बोल रहा मेरी किसी ने भी मदद नहीं करी है, मैं सदर से पैदल आ रहा हूँ। अब आपको दिखाते हैं एक और तरीका। हाथ पैर मोड़े ये शख्स खड़ा है बहादुराबाद के सिग्नल पर। इसको इस हाल में देखकर हमें बहुत हैरत हुई, लेकिन साथ ही ये भी सोचा कि इस हालत में ये यहाँ तक आता कैसे होगा। सही हो? क्या नाम है तुम्हारा? कमरुज़्ज़मान। तबीयत सही है? खाना खाया है? कहाँ के रहने वाले हो? पंजाब के, यहाँ के। कराची के? सफूरा चौरंगी। 2 घंटे इसने सिग्नल पर पैसे जमा किए और फिर इसने भी कमाए हुए 850 रुपए पान के केबिन वाले को दिए। देखें इस शख्स को, अब केबिन पर आकर मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहा है। हमने इसे करीब से देखा। ये माजूर जरूर था, लेकिन इतना भी नहीं जितना ये बनकर भीख मांग रहा था। अब रात के 12 बजे के करीब इसने जाने की तैयारी की और रक्शे में सवार हुआ। हमने इसका पीछा शुरू किया। हमें हैरत हुई कि दौरान सफर भी इसके हाथ पैर ठीक रहे। पीछा करते करते ये पहुंचा सफूरा चौरंगी। अब यहाँ भी इसने किसी को फोन किया, शायद इसे कोई लेने आने वाला है। जी जनाब, देखें ये शख्स एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर जा रहा है। अब हमने इसे रोका और पूछा कि ये कौन है और क्यों इससे भीख मंगवाई जा रही है। आप एक माजूर से भीख मंगवा रहे हैं? अरे किसने बोले क्या नाम है, मैं भीख मंगवा रहा हूँ? हम हमारे हाथ में क्या है, दूध दिखाओ बेटा। पहले तो इन साहब ने इनकार किया, फिर खुद कहने लगे कि पता है कि ये भीख मांगता है। अच्छा, आपको पता है भीख मांगते हैं? ये बात यूँ पता तो है। समाजी तंजीमों के मुताबिक कराची में तकरीबन 1.5 लाख से जायद गदागर मौजूद हैं। अगर एक गदागर यौमिया कम से कम 1200 रुपए भी कमाता है तो कराची वालों से ये गदागर तकरीबन यौमिया 18 करोड़ रुपए कमाते हैं। हम आपको सदका, खैरात, ज़कात देने से मना नहीं कर रहे, लेकिन ये रकम देने से पहले तहकीक जरूर कर लें कि आप जिसको पैसे दे रहे हैं वो असल हकदार भी है। कहीं आपकी दी हुई रकम जाया तो नहीं हो जाएगी। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। अहमद रहमान का शुक्रिया। आगे ही वाली रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है। ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो पॉलिटिकल मामलात की तरफ बढ़ेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा दावा किया है। जावेद लतीफ़ साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। इस वक्त सूरत हाल पीडीएम की कुछ ये है कि एएनपी जा चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में एक दूसरे के बयानात चल रहे हैं। अब जिस मकसद के तहत ये पीडीएम बनकर निकली थी, उभरी थी, वो मकसद फौत हो गया है या फिर दोनों अब अलग अलग चलेंगे? जावेद लतीफ़ साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। आपको खुशामदीद कहूँगी सर। सबसे पहले तो इसी पर ही बात कर लेते सर। एएनपी जा चुकी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम इस्तीफे दे भी दें तो मुस्लिम लीग नून इस्तीफा नहीं देगी। यहाँ से अगर मोहम्मद जुबैर साहब के मैं बयानात देखती हूँ तो वो कहते हैं कि इतना कॉमन सेंस हमारे पास भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब वापस नहीं आ रही है, अब हमें खुद आगे बढ़ना होगा, खुद फैसले करने होंगे। तो सर वाकई अब क्या यही हकीकत है, यही आपकी क़यादत का भी फैसला है, या फिर कुछ दिनों के बाद क़यादत सामने आकर कहेगी कि ये ज़ाती बयानिया था मोहम्मद जुबैर साहब का? सर नहीं, मैंने सुना तो नहीं जो आप कह रहे हैं, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोई जमात आज अवामी आवाज़ नहीं बनेगी, आज अवाम के दुख में, दर्द में शरीक नहीं होगी, तो कल को वो भी अवाम उससे दूरी पे रहेंगे। और ये हर जमात को इस चीज़ का अदराक है और होना भी चाहिए। जहाँ तक तल्लक है मुस्लिम लीग का या पीडीएम का, पीडीएम में दीगर जमातें जो हैं वो यकीनन 2 पॉइंट पे इकट्ठी हैं। पहला तो यह आइन कानून की बालादस्ती के हवाले से, और दूसरा पाकिस्तानी अवाम को जिस करब से आज जो गुजारा जा रहा है
उससे छुटकारे के लिए। तो मुस्लिम लीग नून ईद के बाद यकीनन अपने प्लेटफॉर्म से तो फैसला कर चुकी है कि हमने एहतजाजी जलसे, मार्च और रैलियां, यहाँ तक के मरहलावार शटर डाउन, पहिया जाम, ये एजिटेशन के लिए मुस्लिम लीग अपने प्लेटफॉर्म से तो ईद के बाद शुरू करेगी, मगर इस प्रोग्राम को पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर भी लेकर जाएंगे। अगर उसको अप्रूवल देती है पीडीएम की क़यादत तो यकीनन वो भी सारे साथ होंगे, मगर हम खुद से फैसला कर चुके हैं। सर, ये इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी एक्सक्लूडिंग पीपल्स पार्टी वाला सिलसिला नहीं होगा सर? हाँ, ये देखें, बात यह है कि जमातें इत्तेहादों से निकलती रहती हैं, जमातें नई शामिल होती रहती हैं। ये कभी नहीं हुआ कि कोई तहरीक जो है, कोई नज़रिया जो है किसी एक जमात के आने या जाने से वो ख़त्म हो जाता है। कमज़ोर वक्ती तौर पे महसूस कमज़ोरी होती है, और ये हकीकत है एक कि इससे थोड़ा वो जो एक रिदम बना हुआ था, वो जो लोगों को एक तवक्कुआत वाबस्ता थी, उसमें थोड़ा रखना आया है, उसमें थोड़ी कमज़ोरी आई है, मगर ये चंद दिनों में कवर हो जाएगा, कोई इशू नहीं इंशाल्लाह। अच्छा सर, मरियम साहिबा की बात के हवाले से शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं, मैं सुनवा देती हूँ आपको, शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मरियम साहिबा के ट्वीट से उनके बयानात की कोई अहमियत नहीं है, और क्या पीपल्स पार्टी के बारे में वो कह रहे हैं वो इतने नाजुक हैं कि एक बयान पर फिर 50 बयान दाग दिए जाएं। ज़रा सुन लीजिएगा, फिर मैं मरियम साहिबा के रिएक्शन पूछूंगी आपसे एनपी के इनखला पर। मरियम साहिबा के बयानात की, उनके ट्वीट्स की कोई अहमियत नहीं है, इसीलिए वो खामोश हो गई हैं। क़यादत ने कहा उनको खामोश होने के लिए, क्योंकि उनका कोई रिएक्शन खास मुझे दिखाई नहीं दिया एएनपी के निकलने पर। सर नहीं, मेरा नहीं ख्याल जिस तरह आप बात खाकान अब्बासी की को कोट कर रही हैं, इस तनाज़र में उन्होंने किया है। यकीनन उन्होंने जो बात उनसे पूछी गई पीडीएम के हवाले से, उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से वो बात की, और जहाँ तक मरियम नवाज शरीफ का तल्लक है तो वो तो जमात की नवाज शरीफ के बाद एक अहम लीडर भी हैं, और उनका पार्टी का वर्कर और पार्टी की लीडरशिप जो है वो यकीनन उनको फॉलो भी करती है, पार्टी पॉलिसी बयान भी वो देती हैं, और यकीनन अवाम में जो उनको पजीराई हासिल है नवाज शरीफ के बाद, यकीनन उनकी स्टेटमेंट जमात की पॉलिसी ही होती है, और कभी पॉलिसी से हट के वो स्टेटमेंट तस्वर नहीं की जा सकती। तो सर अभी कोई रिएक्शन उनका आया है एएनपी के जाने पर? नहीं, जहां तक एएनपी का तल्लक है तो मैं तो फिर ये कहूँगा कि जो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है, जो नवाज शरीफ का बयानिया है, ये हर एक का किरण बस का रोग नहीं है कि हर कोई इस बोझ को अपने कंधों पे उठा सके। ये बड़ा वजनी है, और बाज़ कमज़ोर कंधे मेरे जैसे भी होते हैं, वो इतना वज़न नहीं उठा सकते। तो हमें किसी से गिला नहीं है, हम तो अपनी जमात के अंदर भी ये बार बार बात करते हैं कि हर एक के कंधे इतने मजबूत जमात में भी नहीं है और जमातों में भी नहीं है। सर आप ये कह रहे हैं कि एएनपी बयानिए का बोझ नहीं उठा सकी नवाज शरीफ के, इसलिए चली गई? नहीं, मैंने वही बात की है। मैंने कहा कि देखें, जब आप आइन कानून की बालादस्ती की बात करते हैं और फिर नैब हरकत में आता है, फिर दीगर डिपार्टमेंट जो हैं वो हरकत में आते हैं, फिर यहाँ तक कि किसी शोहपुरा वाले को गद्दार बना दिया जाता है, तो ये एएनपी डर के मारे अलहदा हो गई। सर पीपल्स पार्टी के बारे में क्या आ रहा है? नहीं, मैं एएनपी का ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो डर के मारे होगी। उनका माजी जो है वो इस चीज़ का गवाह है, बल्कि पीपल्स पार्टी का माजी इस चीज़ का गवाह है कि उन्होंने जमहूरियत के लिए, आइन कानून की बालादस्ती के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने गद्दारी के मेडल सजाए अपने सीनों पे, उन्होंने फांसियां कोड़े सहे हैं, ये बात दुरुस्त है। मगर देखना ये होता है किरण कि आप आज क्या फैसला कर रहे हैं, देखना ये होता है कि माजी में अगर मैंने कोई गलत किया है तो आज अच्छी बात कर रहा हूँ, आज मैं एक स्ट्रगल के लिए खुद को पेश कर रहा हूँ, तो लोग आज को देखेंगे। ये नहीं होगा कि मैंने माजी में बुरा किया तो आज अच्छा नहीं कर सकूंगा, या माजी में मैं बहुत अच्छा करता रहा हूँ तो आज मैं कोई स्ट्रगल नहीं कर सकूंगा, ये नहीं होता। माजी में अच्छा किया भी तो अभी बुरा कर रहे हैं फिलहाल आपकी नज़र में। सर ये बताइए, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जहांगीर तरीन जब चाहें हुकूमत का धड़न तख्ता कर सकते हैं। सर
अगर परवेज इलाही या जहांगीर तरीन जिनके पास अरकान है वो अगर हमसे बात करें तो मुमकिनात पर गौर करेंगे। सर, क्या नून लीग समझती है कि जो पीपल्स पार्टी नहीं कर सकती वो तरीन या परवेज इलाही कर सकते हैं, और क्या जहांगीर तरीन या परवेज इलाही की यकीन दहानी पर नून लीग तहरीक अदम एतमाद के लिए राजी हो जाएगी? देखें, राना सनाउल्लाह साहब या कोई और साहब बात अगर करेंगे तो किस पैराए में वो बात करते हैं, मगर मैं बड़ा क्लियर हूँ, हम जमात की लीडरशिप बड़ा क्लियर है कि अगर किसी के इशारे पे अदम एतमाद मरकज़ में या सूबे में लाना है तो हम किसी तौर इस हक में नहीं है। वजह कि अगर इशारों पे ही चलना होता तो हम अपनी हुकूमत ना गंवाते। और अगर आज अदम एतमाद एक सादा अक्सरियत रखने वाली जमात के खिलाफ किया जाए तो मैं कम वोटों वाला जो हूँ, अगर मैं अदम एतमाद में कामयाब हो भी जाता हूँ तो मैं कैसे डिलीवर कर सकता हूँ, मैं कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं बेहतर कैसे गवर्नेंस को कर सकता हूँ। मेरे कंट्रोल में अगर अक्सरियत रखने वाले के पास कंट्रोल नहीं है तो मेरे पास कैसे हो सकता है। तो इसका वाहिद हल जो है वो अदम एतमाद नहीं है, इसका हल फ्रेश मैंडेट है, नए इंतखाबात हैं और अवाम का एतमाद है। और अवाम का एतमाद कभी भी कोई अदम एतमाद लेकर आ जाए या मौजूदा सेटअप हो, इस पर उठ गया है जो एतमाद, वो फ्रेश मैंडेट से ही अवाम का एतमाद हासिल किया जा सकता है। अदरवाइज ये सारा एक वेस्टेज द टाइम है और ये बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। कौम मुल्क से दूसरा मजाक होगा अगर ऐसा किया जाएगा तो। सही सर, जुबैर साहब का भी मैं तस्करा करी थी, जरा उनकी बात मैं सुनाना चाह रही हूँ आपको, सुनिएगा। अच्छा सर, नॉन सीरियस बयान, जरदारी साहब का फूट डालने के लिए बयान, सर इस तरह की बातें नहीं, मैं कहूँगा कि ये फैसला अवाम पे छोड़ना चाहिए। हुकूमत जो कर रही है हमें उस करब से अवाम को निकालना चाहिए, इस रियासत को निकालना चाहिए। हमें कभी भी अब पीपल्स पार्टी को या ANP जो PDM से बाहर निकले हैं जमातें, उन पर तनकीद की बजाय एक तामीरी बात करनी चाहिए, और वो यही है कि हम अगर कोई जमात खुद को अपोजिशन कहती है, अवाम की नुमाइंदा जमात कहती है, तो उसको इस मौजूदा सेटअप से जान छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि हमें किसी को तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब, आप साथ। नाज़रीन, एक और भी मामला जहांगीर तरीन साहब के हवाले से चल रहा है इस वक्त। कुछ MPAs जो जहांगीर तरीन साहब के साथ गए, फिर उसके बाद जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, ज़रा ये बात सुनिए, फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। तो जहांगीर तरीन के करीबी साथी PTI MNA राजा रियाज ने बड़े तहलका खेज इंकशाफात किए कि अदम एतमाद के वोट के लिए वज़ीर आज़म ने खुद जहांगीर तरीन साहब से रब्ता किया था। उसके लिए तरीन साहब खुसूसी तौर पर गाँव से आए थे, एक्टिव हुए 15-20 दिन पहले तक जहांगीर तरीन साहब से वज़ीर आज़म के ताल्लुकात बेहतर हो गए थे, लेकिन फिर एतमाद का वोट लेते ही तहरीक इंसाफ की साजिशी लॉबी हावी हुई, जिन्होंने जहांगीर तरीन का नाम माफिया की लिस्ट में डाला। दूसरी तरफ नून लीग ने भी पंजाब हुकूमत का तख्ता उलटने का इंदिया दे दिया। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन चाहें तो हुकूमत का धड़क तख्ता कर सकते हैं। अगर वो या परवेज इलाही जिनके पास अरकान की तादाद है हमसे रब्ता करें तो फिर मुमकिनात पर गौर हो सकता है। मेरे साथ नाज़रीन इस वक्त PTI के MPA हैं सलमान नईम साहब, वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये वही हैं जिनकी वजह से शाह महमूद कुरैशी वज़ारत आला के लिए हाथ मलते रहे हैं। सलमान नईम ने 2018 का इलेक्शन आज़ाद हैसियत से लड़ा और इमरान खान के बाद PTI के सबसे बड़े ओहदेदार वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को उनके गढ़ मुल्तान से शिकस्त दी, लेकिन फिर जहांगीर तरीन साहब की कोशिशें में शामिल हो गए। कल पेशी पर भी जहांगीर तरीन साहब के साथ ही मौजूद थे। खुशामदीद कहती हूँ आपको। सलमान, ये बताइएगा सबसे पहले तो कि आपके कायद जहांगीर तरीन है या इमरान खान? जी, कायद तो ज़ाहिर है इमरान खान है, लेकिन जहांगीर तरीन ने न सिर्फ हमें पार्टी में शामिल करवाया और उसके बाद हमारी केयर भी की। छोटे छोटे जब हमें काम होते थे और हमारे काम नहीं हल हो रहे होते थे तो इमरान खान साहब तो अवेलेबल नहीं होते थे हर वक्त हमारे लिए, तो हमारे लिए हमारी केयर की है जहांगीर तरीन साहब ने। इस वजह से हम आज जहांगीर तरीन साहब के साथ। आपकी हिमायत जहांगीर तरीन के साथ है, तो अगर जहांगीर तरीन नून लीग को वोट देने का कहेंगे तो वोट देंगे? देखिए, जहांगीर तरीन साहब इस तरह की कोई डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्शंस में तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि जो हालात जा रहे हैं PTI के पंजाब में, हम क्योंकि पंजाब को अगर देखें, हम लोग पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
तो पंजाब में तो ऐसा लगता है कि पीटीआई दोबारा हुकूमत नहीं बना सकेगी कभी भी। तो देखिए, हमें भी फैसला करना होगा कि हमने क्या करना है। हमारे भी सियासी मुस्तकबिल हैं और हम लोगों ने भी अपने सियासी मुस्तकबिल को देखकर फैसला करना है इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब फिलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं रखते, लेकिन कल को अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो हम इस बारे में सोचेंगे। राजा रियाज की बात भी सुनी होगी आपने, वो कह रहे हैं वजीर आजम जहांगीर तरीन के दरमियान मामलात बहाल हो गए थे, लेकिन अचानक 20 दिन पहले फिर ताल्लुकात को ख़राब किया गया, साजिशी लॉबी हावी हुई। तो आखिर हुआ क्या इन 20 दिनों में? जी, मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि इन 20 दिनों में जो है ना वो हालात खराब हुए और पहले हालात ठीक हो चुके थे। देखिए, इमरान खान साहब इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी इजाजत के बगैर और उनकी परमिशन के बगैर कुछ ऐसा नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ हालात पहले से खराब थे, बस थोड़ा सा कूल डाउन हो चुका था, ये कह सकते हैं आप। तो ये दोबारा जो है वो सेनेट के इलेक्शंस के बाद शायद किसी को गलत फहमी है कि जहांगीर तरीन साहब ने जो है ना वो दूसरी तरफ वोट डलवाए हैं। मैं समझता हूँ कि हालात पहले से खराब है, लेकिन थोड़ा सा जंग जो है ना वो ठंडी हो चुकी थी, लेकिन अब दोबारा से वो जो है ना वो हाइप क्रिएट हो गया दोबारा सेनेट इलेक्शन के बाद। सलमान, जो कुछ हो रहा है जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ, क्या समझते हैं आप, वजीर आजम की इजाजत से हो रहा है? इमरान खान इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनकी इजाजत के बगैर क्या मतलब क्या हो सकता है? मुझे बताएं कि एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है और उसके अंडर FIA है। अगर शहजाद अकबर साहब हैं FIA को वो हेड कर रहे हैं, तो वो इमरान खान के बगैर क्या कर सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि अगर उनकी इमरान खान की मर्जी शामिल ना हो तो इस तरह कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, इस वक्त कितने अरकान असेंबली हैं पंजाब से जो जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं? जी, मैं समझता हूँ कि इस हियरिंग पर हमारे साथ कोई तकरीबन 15 से 16 लोग थे, जो MNAs भी थे और एक हमारे सूबाई वजीर थे, उसके बाद MPs भी थे। जबकि ये तादाद जो है वो बगैर किसी इनविटेशन के, बगैर किसी दावत की थी। अगर जहांगीर तरीन साहब अगर किसी को दावत देना चाहें और ये तादाद को बढ़ाना चाहें, मैं समझता हूँ उनके लिए कोई मसला नहीं है। और क्योंकि कुछ लोगों को तो पता भी नहीं था कि हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो जिस तरह दोस्त वगैरह राब्ते कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये तादाद मुस्तकबिल में 35 से 40 लोगों के पास जाएगी इंशाल्लाह, बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सलमान नईम प्रसाद मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो पाकिस्तान की नामवर अदाकारा है मीरा, उनके हवाले से सोशल मीडिया पर बड़ी अफवाहें चल रही हैं कि उनके साथ अल्लाह जाने क्या हो गया। उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद होंगी, उनसे जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अदाकारा मीरा, इनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो अमेरिका में चेकअप के लिए अस्पताल गई, जहां उन्होंने प्रोटोकॉल और अपनी शोहरत के हवाले से डॉक्टर को बताया, जिस पर कुछ देर की बहस हुई। उसके बाद डॉक्टर ने मेंटल हेल्थ वालों को इत्तला दे दी। मीरा की वालिदा का हवाला देकर भी ये खबरें चल रही हैं कि उन्होंने इस बात की तस्दीक किया है कि मीरा को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इस तरह की बातों में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए मीरा की वालिदा ही मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं, बेगम शफकत ज़हरा बुखारी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइए, कल रात से सोशल मीडिया पर यह हंगामा चल रहा है, इसकी हकीकत है क्या? देखिए, बात कोई नहीं थी, हंगामे होने की बात नहीं थी। वो अमेरिका घर बता के गई, बीजी को भी बता के गई, आप बीजी से पूछ सकते हैं। तो वो ठीक ठाक थी। तो ऐसे ही 5 तारीख को किसी ने अफवाह फैला दी कि वो गई थी असल में वैक्सीन लगवाने के लिए। फिर वहाँ उसके टेस्ट हुए तो उन्होंने, किसी ने पता नहीं जान के कह दिया या वो हॉस्पिटल में होने की वजह मैं हॉस्पिटल में टेस्ट करवा रही हूँ, तो गलतफहमी हो गई। और फिर उन्होंने 3 दिन फोन जो थे वो बंद रखे और मुझे बात भी नहीं हुई मेरी। तो जिससे मैं परेशान होगी और मैंने तो सर पे सामान उठा लिया ना, कि अल्लाह ना करे कुछ ऐसा ना हो गया हो। अच्छा खातून, आपके ख्याल में किसने की है ये हरकत? कोई दुश्मन था क्या? बेटा, इसके बारे में मैं किसी का भी नाम नहीं ले सकती, क्योंकि आपको पता है वो जो दुश्मन होगा वो भी सामने नहीं है और जो कोई हसद करता होगा वो भी सामने नहीं होता। मैंने खबर नहीं दी, मेरे से पूछा कल, तो मैंने कहा जी पता नहीं ऐसे हुआ होगा कि हॉस्पिटल में गई है। अब वहाँ 3 दिन से राब्ता नहीं हो रहा, मुझे नहीं बाकी चीज का पता चले तो बंदा किसी को कहता ना। अब जैसे आज पता चल गया है, उसे मुझे फोन किया है, अम्मी मैं ठीक हूँ, मुझे खैरियत से हूँ, मैंने इंसुलिन लगवाई है और मैं 2-3 घंटे के लिए हॉस्पिटल में थी।
तो मैं ठीक होके अब घर आ गई हूँ, तो मैं खुश होगी। मैं कहा चलो अल्लाह का शुक्र है। सही है। अब पाकिस्तान वापस कब आ रही हैं? मतलब है 3 या 4 दिन के अंदर अंदर। राणा नूर साहब को उसका टाइम दिया हुआ है। सबको ये कह दो कि बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जो अपने काम कर रही हैं उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हेल्थ वाइज भी ठीक है और अल्लाह ताला का शुक्र है, उसके पास काम भी है, बीजी का भी काम है। एक फिल्म करके गई है, राणा नूर का ड्रामा करके गई है और भी छोटे छोटे काम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप साथ मौजूद थे सिम अली, जो कि मीरा के मैनेजर हैं, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं और इनके हवाले से खबरें ये चल रही हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। आपके हवाले से ये खबरें चल रही हैं कि मीरा की वालिदा साहिबा ने जो बयानात दिए हैं वो वजह बनी है मीरा के हवाले से इस तरह की अफवाहें फैलने की। आपका राब्ता हुआ है, मीरा से बात हो रही है आपकी? जी बिल्कुल, मीरा जी से मेरा राब्ता हुआ है और वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये अफवाहें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ठीक है, ये चीजें उनको नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, वो बंदा थोड़ा सा अपसेट होता है, लेकिन ये चीज तो नहीं कि अगले बंदे को बंदा पागल ही बना दिया जाए। ये बिल्कुल ऐसी गलत अफवाहें जो है वो नहीं फैलानी चाहिए थी इनको, जो इन्होंने फैलाई हैं। ये तो इनकी आप उनकी वालिदा की बात कर रहे हैं? जी, ये उनकी वालिदा ने गलत खबरें फैलाई हैं कि उनको पागल खाने में दाखिल कर दिया गया है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो उनको कह रही थी, खबर आपने सुनी होगी, तो वो कह रही थी वालिदा उनकी कि उनको वापस भेज दिया जाए उनको, क्योंकि वो उनको कह रहे थे अमेरिका के डॉक्टर जो हैं वो कह रहे थे कि वो पागल हो गई हैं, उनको पागल खाने में दाखिल कर दिया गया है। तो ये बिल्कुल झूठ है। वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, मुझसे उनकी बात होती है, अभी भी 2-3 घंटे पहले मेरी उनसे बात हुई है। तो वो बिल्कुल ठीक ठाक बातें कर रही है मेरे साथ, जैसे पहले उनका। अच्छा कासिम, प्लीज तस्दीक कीजिएगा, वहाँ पर पहले डॉक्टर्स ने जब बातें हो रही थी उनसे डॉक्टर ने कहा कि पागल है, फिर उनका चेकअप हुआ और फिर उसके बाद उनको क्लियर कर दिया गया, ऐसा हुआ है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बातों की बातें हैं, बलरा कोई ऐसा कोई चीज नहीं है। तो ये चीजें जो है ना, पाकिस्तान में भी थोड़ी सी उन पे ना बोझ डाला गया है। तो इन चीजों को पाकिस्तान के जो लोग हैं इनको सोचना चाहिए, जैसे कि वो काम करना चाहती हैं और काम से उनको रोका जा रहा है। ये प्लीज मैं ये बिल्कुल ठीक है, जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, उनको बिल्कुल सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। किसी की पर्सनल लाइफ पर इससे असर पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, कल पीर को मुलाकात होगी। आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।